first principle on which the contract of insurance is based is the principle of utmost good faith. A contract of insurance, it is a contract of iuber mei fidei, which means it is a contract based on utmost good faith. It simply means that both the parties, दो parties कौन सी होती हैं बेटे? Insurer and insured. They should display good faith towards each other in regard to contract. It means it is the duty of the insured to make full disclosure or full as well as accurate disclosure of all the facts which are relevant to the contract of insurance, material to the contract of insurance. Material means important. ठीक है, वो सारे फैक्ट्स जो कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट है, मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्ट्स इंश्योर्ड को वॉलंटरली डिस्क्लोज करने चाहिए. ना सिर्फ इंश्योर्ड को, इंश्योरर को भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की वो डिस्क्लोज करनी चाहिए. इन केस द इंश्योर्ड does not make adequate disclosure of the facts and later on the happening of an event, happening of event मतलब जब loss हो गया, तो we make use of this term on the happening of event. तो जब वो event happen हो गया और उस टाइम पे इंश्योरर को पता चला कि इंश्योर्ड ने ये बात हमसे छुपाई थी और वो बात रेलेवेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, then the contract of insurance is voidable at the discretion of insurer. ध्यान से समझिए, I will repeat the things if you are finding the language technical. Voidable means it can be nullified, it can be cancelled. That is, insurer may refuse to pay the compensation. ठीक है? Why? In case at the happening of event, insurer comes to know that insured has not made adequate disclosure of the facts, those facts which are relevant to the contract. So just take an example. A person, he got his life insurance done. He is a heart patient और डॉक्टर ने उसको पहले ही कह दिया हुआ है कि भाई आपके हार्ट के इतने वॉल्व्स खराब हैं, अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आपके पास मैक्सिमम 1 to 2 years है. राइट? ए ने ये बात इंश्योरर को नहीं बताई और इसने अपना लाइफ इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. ठीक है? सो ही डाइज आफ्टर से 6 months. आफ्टर दैट इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी ऑन सर्वे फाउंड दैट ही वाज अ हार्ट पेशेंट. बेटे जिसने कंपनसेशन देनी है ना, उसे सब कुछ सर्वे करके देना है. ठीक है? तो जब उन्होंने सर्वे किया तो दे फाउंड दैट ही वाज अ हार्ट पेशेंट और इसकी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जब इसने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया उस टाइम पर भी ये हार्ट पेशेंट था और इसकी सिचुएशन काफी खराब थी. डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की हुई थी और बताया हुआ था कि भाई तेरी लाइफ इतनी ही है, और ये इसने सर्जरी नहीं करवाई, इसने इंश्योरेंस करवा ली और 6 महीने का प्रीमियम पे किया और इंश्योरेंस कंपनी को अब 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है. उसने 1 करोड़ की इंश्योरेंस ली थी. ठीक है? सो जब इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि इंश्योर्ड ने सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए थे, ये दिस इज सो मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, नो यू हैव नॉट डिस्क्लोज्ड दैट यू आर अ हार्ट पेशेंट. अगर इसने डिस्क्लोज किया होता वो हार्ट पेशेंट है तो क्या होता? तो इंश्योरर रिफ्यूज नहीं करता, लेकिन उसका प्रीमियम अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता. ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो यहाँ पर इंश्योरर के पास एवरी राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर दे, वॉइड कर दे, कैंसल कर दे. दैट इज ही मे रिफ्यूज टू पे दी कंपनसेशन. सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल at the discretion of insurer. But then
it is also the duty of insurer to explain all the terms and conditions of the policy. ठीक है, हाँ, जब भी आपको कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है तो आप कोई भी इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसके पास एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है। सो वो सेफ हो जाता है, क्योंकि आप चाहे उनको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपने वहां पे अपने साइन कर दिए। और अगर कोई आजकल ऑनलाइन होता है तो एक टिक लगा होता है, ऐसे बॉक्स बना होता है, टिक बॉक्स, जहां पे लिखा होता है आई अग्री, आई हैव रेड ऑल दी रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई अग्री टू अबाइड बाय ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आपने इसको टिक कर दिया और नेक्स्ट पे चले गए, विच मीन्स you are aware of all the terms and conditions whether you have gone through it or not। मतलब इंश्योरर सेफ हो जाता है। लेट अस से आपने एक इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, आपने क्या, एक बी पर्सन है, उसने इंश्योरेंस करवाई, उसके एजेंट ने उसकी इंश्योरेंस कर दी, ठीक है। कल को उसकी डेथ हो गई तो फैमिली मेंबर्स ने सोचा कि चलो इंश्योरेंस कराई हुई है तो हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन, तो जितनी अमाउंट लिखी हुई वो मिलेगी। जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए तो उसने पूछा कैसे डेथ हुई, तो आपने कहा नेचुरल डेथ हुई, तो वो कहते हैं ये तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के केस में अगर डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तभी कंपनसेशन मिलती है। नाउ कैन दे क्लेम कि भाई नहीं, हमारे एजेंट ने तो बताया ही नहीं था, क्योंकि उसके पास रिटर्न में आपने पॉलिसी साइन की हुई है, सो वो सेफ हो जाता है इससे। तो कौन फंसता है? इंश्योर्ड। सो इसीलिए इंश्योर्ड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, इट इज बेस्ड ऑन दी utmost good faith, that is both the parties should display good faith towards each other, which means both should disclose important facts which are relevant to the policy. They should voluntarily make adequate disclosure of all the facts which are material to the contract of insurance. Similarly, insurer should also explain the terms and conditions to the insured. ठीक है बच्चे? But in case he refuses or he fails to do so, the contract becomes voidable. क्या word use करना है? Voidable at the discretion of insurer. Is it clear? This side, Amit, Astha, is it clear? Okay, let's move on to the next principle, principle of insurable interest. So बहुत ध्यान से सुनना है बेटे, अगर आपने समझा होगा तो इसको वर्ड्स में पुट कर सकोगे, अगर आपने समझा नहीं है, सुना नहीं है, तो आप सिर्फ नाम से जाओगे तो गलत लिख दोगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूं बेटे। इंश्योरेंस सिर्फ उस चीज की हो सकती है जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब पिक्यूनियरी इंटरेस्ट। पिक्यूनियरी का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मैं उसी चीज की इंश्योरेंस करवा सकती हूं जिसके होने का मुझे फायदा है और जिसके ना होने से मुझे नुकसान होता है। ठीक है, जिसके ना होने से मुझे फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ता है, मेरा उसी चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और मैं उसी चीज को इंश्योर करवा सकती हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई कम विद माई फ्रेंड, ठीक है, ऑन ए कार उसकी है, मैं उसके साथ डेली आती हूँ, तो क्योंकि वो पेट्रोल का खर्चा वो डालती है, तो मैंने बोला कि अच्छा तेरी इंश्योरेंस ड्यू है,
मैं तेरी इंश्योरेंस करवा देती हूँ, ठीक है। अब अगर तो मैं इंश्योरेंस के पैसे दे दूं वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा मैं तेरी कार की अपने नाम की इंश्योरेंस करवा लेती हूँ, मैं उसके व्हीकल की इंश्योरेंस नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि अगर कल को कार को कोई डैमेज होगा तो मुझे फाइनेंशियल लॉस नहीं है। फाइनेंशियल लॉस किसको सफर करना पड़ेगा? उसको। शी इज द ओनर, ठीक है। सो इवन दो मुझे फायदा हो रहा है उस कार का, मुझे रोज फ्री की सवारी मिल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा उस कार में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। किस चीज में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ही है जिस चीज को आप इंश्योर करा सकते हो। क्या आपका इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? मतलब कैन यू गेट दिस थिंग इंश्योर्ड इन योर ओन नेम? किसको करा सकते हो? जिसमें आपका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, यानी जिसके लॉस होने से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आप सिर्फ उसी चीज को इंश्योर करवा सकते हो, ठीक है। तो नॉट नेसेसरली यू नीड टू बी ओनर ऑफ दैट पर्सन, ऐसा भी नहीं है आपको उसका ओनर होना पड़ेगा। लेट अस से देयर आर टू पार्टनर्स, एक फर्म के दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। कल को बी की डेथ हो जाती है तो ए को नुकसान होगा, उसकी पार्टनरशिप सफर करेगी, तो ए बी के नाम की इंश्योरेंस ले सकता है। वन पार्टनर कैन गेट इंश्योरेंस ऑन द नेम ऑफ बी, मतलब हमेशा उसका प्रीमियम वो भर सकता है, ठीक है। हस्बैंड कैन गेट इंश्योरेंस और अ पर्सन कैन गेट एन इंश्योरेंस फॉर हिज स्पाउस। हस्बैंड वाइफ के नाम की, वाइफ हस्बैंड के नाम की इंश्योरेंस ले सकती है। फिर मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार दिया हुआ है, ठीक है। कल को जिसको मैंने उधार दिया हुआ है अगर उसकी डेथ हो गई, मेरा तो नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस सफर करना पड़ेगा मेरे को। इसका मतलब मेरा उसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, सो आई कैन गेट इंश्योरेंस। अ डेटर कैन गेट इंश्योरेंस ऑन द नेम ऑफ हिज क्रेडिटर, ठीक है। किस चीज को आप इंश्योरेंस करवा सकते हो? जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंश्योर्ड must have an insurable interest in the subject matter of insurance. सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस समझ गए ना? अगर लाइफ इंश्योरेंस हो रही है तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? लाइफ ऑफ इंश्योर्ड, ठीक है। अगर फायर इंश्योरेंस बिल्डिंग की हो रही है तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? बिल्डिंग। अगर फायर इंश्योरेंस जो गुड्स पड़े उनकी हो रही है तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। गॉट इट? अगर आपके गुड्स बाय शिप आप एक्सपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, तो यहाँ और आपने उनकी इंश्योरेंस करा ली कि रास्ते में गुड्स कहीं डूब ना जाए, चोरी ना हो जाए, ठीक है, डैमेज ना हो जाए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। तो जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इट इज नॉट द हाउस, इट इज नॉट द शिप, इट इज नॉट द मशीनरी विच इज इंश्योर्ड। हम चीजों को नहीं इंश्योर करवाते, हम उनमें जो हमारा पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है उनको करवाते हैं। इट इज द पिक्यूनियरी इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड which we get insured, ठीक है। ध्यान से समझो इस बात को, थोड़ा सा टेक्निकल है। हम अपना घर नहीं इंश्योर करवाते, मैंने अपने घर की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है। चलो अपनी बात नहीं करते इंश्योरेंस में, कभी भी हमेशा थर्ड पर्सन की ही बात करनी चाहिए। ए पर्सन ने अपनी इंश्योरेंस करवाई हुई है घर की, घर हो गया डैमेज, आग लगी, घर हो गया डैमेज, उसने इंश्योरेंस करवाई थी 50 लाख की, इसको कंपनसेशन मिल गई?
घर तो नहीं मिला, मतलब आप घर को नहीं इंश्योर करवा रहे, घर में जो आपका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है उसको इंश्योर कर रहे हो। अगर घर इंश्योर हो जाता, घर इंश्योर, मैं बोलूं कि मैं इंश्योर, मैं गारंटी देती हूँ आपके घर को कुछ नहीं होगा, मेरे को हर महीने 5,000 रुपए दिया करो, क्या कैन आई गिव यू दिस गारंटी? आप प्रीमियम पे कर रहे हो मुझे, आपने अपने घर को इंश्योरेंस करवाई है घर की, तो मेरे को प्रीमियम देने से क्या आपका घर बच जाएगा? नहीं, आप घर को इंश्योर नहीं करवा रहे। घर में जो आपका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है, मतलब अगर कल को घर को कोई नुकसान हो जाता है, उसके करके जो आपका फाइनेंशियल लॉस है उसको इंश्योर करवा रहे। 50 लाख रुपए आ जाएंगे, घर का नुकसान हो गया लेकिन फाइनेंशियल जो लॉस हुआ उसके करके वो आप इंश्योर करवाते हो। सो आप घर नहीं इंश्योर करवाते, जब बिल्डिंग की इंश्योरेंस लेते हो बिल्डिंग नहीं इंश्योर करवाते, एक्टिवा की इंश्योरेंस करवाते हो एक्टिवा नहीं इंश्योर करवा रहे, लाइफ की इंश्योरेंस लेते हो लाइफ नहीं इंश्योर करवा रहे। इन चीजों में जो आपका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है उसको आप इंश्योर करवाते हो, ठीक है। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या बना, समझ में आ गया? पिक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यस बेटे, सो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट must exist at the time of taking the policy, not necessarily at the time of happening of an event. So as I was explaining that A and B are husband and wife, in year 2001 A took policy in the name of B in the year 2001। 2005 में इनका डाइवोर्स हो गया, 2010 में बी की डेथ हो गई। सो ए इज एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, दैट इज डेथ ऑफ हिज स्पाउस, विच इज इवन दो नो लॉन्गर हिज स्पाउस, बट क्योंकि उसने उसका प्रीमियम पे किया हुआ है थ्रू आउट, ठीक है, तो उसको ये अमाउंट मिलेगी। ये रूल बनाया हुआ है IRDA मालूम है आपको? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि सारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। जैसे RBI सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, सेबी सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, इसी तरह IRDA एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये रूल है कि लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट at the time of taking the policy as well as at the time of happening of an event। आपकी एक फैक्ट्री है, आपने 2010 में उसकी इंश्योरेंस ली जनवरी को, जून 2010 को इसको बेच दिया, ठीक है, अगस्त में यहां फायर ब्रेकआउट हो गई, नुकसान हो गया। अब आप जाके इंश्योरेंस कंपनी को बोलो कि भाई प्रीमियम तो मैंने पे किया हुआ है, तो आप मुझे इसका कंपनसेशन दे दो। क्या आपको लॉस हुआ? जिसको आपने बेच दी उसको लॉस हुआ ना? शुड यू गेट द कंपनसेशन? नो, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। क्लियर? सो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट भी आपका इंटरेस्ट होना चाहिए।
हाँ फिर उसको नहीं, क्यों मिलेगी? आपको नुकसान ही नहीं हुआ, आपने बेच दी, आपने 10 लाख की बिल्डिंग बेच दी, इसको बेच दी, ये बिल्डिंग इसकी है। अब ये बिल्डिंग में फायर ब्रेकआउट हुई तो नुकसान इसको हुआ, आपको क्यों देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ, ऐसे एक्सेप्शनल केसेस अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो तो अनलिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स निकल आएंगे बेटे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में इतनी तरीके पड़ती है, मैं कैसे आपको बता दूंगी कि क्या इसकी सोल्यूशन है। चलो एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस, it is not necessarily not necessary that insurable interest must exist at the time of taking the policy, but it must exist at the time of loss. जब नुकसान हुआ तब आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मरीन इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, आपने गुड्स यहां से एक्सपोर्ट किए, आपने इंश्योरेंस करवा दी, उस केस में आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है, लेकिन जिसको आप बेच रहे हो उसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, तो लेटर से उसने पेमेंट कर दी हुई है, ओनरशिप उसके नाम होगी हुई है, लेकिन उसने प्रीमियम पे नहीं किया था। ठीक है, दूसरी पार्टी ने शायद प्रीमियम पे किया हुआ था, लेकिन नुकसान किसको हुआ? आपको। तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है एट द टाइम ऑफ लॉस, so you should be compensated for your loss. We can't question these rules have been made. ठीक है, लॉजिक भी होगा, but we will not go by the logic here. Okay, you had any question बेटे?